नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। आपको ये प्रैक्टिस सेट सेम टू सेम यूपी पुलिस की परीक्षा के हिसाब से बनाया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अगर आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 30+ स्कोर कर लेते तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही और आप जब भी पुलिस की परीक्षा होगी आप उसमें इससे ज़्यादा स्कोर करके आओगे। ये मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अपने पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हो। और इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रमवार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये 37 प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो क्वेश्चन है आपके सामने 114 से आप जोड़ लीजिएगा 37 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है। तो कौन सा शब्द जो अरबी और फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो ये जो चल शब्द है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खटाई में पढ़ना का अर्थ है। तो खटाई में पढ़ना इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ है अनिश्चित रहना। क्या रहना? अनिश्चित रहना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेड़ से फल गिरा निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कारक? तो आप जानते हैं इसमें कारक है अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला है आपके सामने कि योग मूल अवस्था है, उत्तम अवस्था क्या है। ये आप जानते कि योग ये जो मूल अवस्था है इसकी उत्तम अवस्था क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसकी जो उत्तम अवस्था हो जाएगी योग्यतम। क्या हो जाएगी? योग्यतम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि किस क्रम में सूत और सुत शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो कौन सा वो क्रम है जिसमें सूत और सुत का सही अर्थ है। तो ये सूत का होता है सारथी और सुत का होता है पुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ये दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है उन्नत शब्द ये आपको बताना है। तो उन्नत शब्द दर्शाता है विशेषण। क्या दर्शाता है? विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा है प्रचुर का विलोम शब्द ये आपको बताना है। तो प्रचुर का विलोम शब्द होता है अल्प। क्या होता है? प्रचुर का विलोम शब्द अल्प। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे के उचित अर्थ को दर्शाता है। तो कौन सा अर्थ है इस विकल्प का कि लोहे के चने चबाना। तो इसका अर्थ आप जानते हैं कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना। क्या हो जाएगा? बहुत कठिनाइयों का सामना करना। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति को उचित दर्शाता है। तो कौन सा अर्थ है कि एक पंथ दो काज होना इसका इस लोकोक्ति का उचित अर्थ। तो इस लोकोक्ति का उचित अर्थ हो जाएगा एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। क्या हो जाएगा? एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से
अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है अश्व का पर्यायवाची, ये आपको बताना। तीन है जो अश्व के पर्यायवाची हैं वो हैं, और जबकि एक है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो तुरंग, हाय, सैदव ये अश्व के पर्यायवाची, जबकि कुरंग है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चना का तत्सम रूप है। तो चना का क्या है तत्सम रूप, ये आपको बताना है। तो चना का तत्सम रूप हो जाएगा चड़क। क्या हो जाएगा? चड़क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गृध शब्द का तद्भव रूप है। तो गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है ये आपको बताना है। तो गृध शब्द का तद्भव रूप है गीध। क्या हो जाएगा? गीध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पीछे पीछे चलने वाले के लिए, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगामी। कौन सा? अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है इन चारों विकल्पों के अनुसार? तो कौन सा शुद्ध है तो आप पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो इसमें सबसे शुद्ध वाक्य उसकी शंका का समाधान हो गया। क्या हो गया? शंका का समाधान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो आप जानते कि विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। क्या होता है? विधवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अति मलिन ब्रजभानु कुमारी अधमुख रहत उदर नहीं चितवत ज्यों गतहारी थकित जुआरी छोटे चिकुर बदन कुमलानो ज्यों नलनी हिसकर की मारी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है उपर्युक्त पंक्तियों में ये आपको बताना है। तो इसमें रस है विप्लव रस। कौन सा? विप्लव रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में सममात्रक छंद का कौन सा उदाहरण है। कौन? तो बताइएगा कि कौन सा सममात्रक छंद का उदाहरण है। तो कौन सा है? तो ये जो चौपाई है ये सममात्रक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है अप उपसर्ग? तो अप उपसर्ग प्रयुक्त हो सकता है मान के साथ। तो क्या बन जाएगा? अपमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो कौन सा है द्विगु समास का उदाहरण ये आपको बताना है। तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा नवग्रह। क्या हो जाएगा? नवग्रह द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि द्विगु समास पर्याप्त संख्यावाची होता है। अगला है आपके सामने कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इसमें कुर्सी शब्द किस कारक का है? तो ये है अधिकरण कारक का। किसका? अधिकरण कारक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीचे लिखे मुख्य शब्द के चार अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो शब्द दिया गया रंग भवन, इसका सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका सबसे उपयुक्त अर्थ हो जाएगा रंग भवन का नाट्यगृह। क्या हो जाएगा? नाट्यगृह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है तो उसे हम कहते हैं निपात। क्या कहती है? निपात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो क्या होता है भारतीय शब्द का बहुवचन, ये आपको बताना है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों। कौन सा? भारतीयों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो किस किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो ये है स्वर भक्ति का। किसका? स्वर भक्ति का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है। तो पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है। तो इसमें क्रिया है, आप जानते कि इसमें क्रिया संयुक्त क्रिया। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा वो वाक्य है जो मिश्र वाक्य नहीं है। तो आप छांट लीजिएगा और बताइए आपके अनुसार इसका कौन सा विकल्प सही है। तो मैं बता दूं कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। तो मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। कौन सी? मिठास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवाची प्रत्यय है। तो बलवाची क्या प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो बलवाची में प्रत्यय है चा। कौन सा है? चा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया है प्रसंख्या 142 से 140 तक आपको एक गद्यांश दिया गया। उस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैं पहले गद्यांश को पढ़ चुका हूँ, मैं आपको सीधे सीधे इसके डायरेक्ट आपको उत्तर बताते चलूँगा। तो आप गद्यांश पढ़ते चलिएगा वीडियो को पॉज करके। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पूरा पढ़ लिया होगा। तो अब चलिए आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिलाते चलिएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो किस में होता है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव? तो ये होता है साहित्य शास्त्री में। किसमें? साहित्य शास्त्री में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की सफलता का रहस्य है। तो क्या है अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की सफलता का रहस्य? तो ये है अनवरत श्रमपूर्ण साधना। क्या हो जाएगी? अनवरत श्रमपूर्ण साधना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो क्या है इसका उपयुक्त शीर्षक? तो इसका उपयुक्त शीर्षक है मानव शरीर एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की ऊतक परीक्षण में शल्य चिकित्सा का अभिप्रेत है। तो क्या है अभिप्रेत? तो ये था कोशिका निर्मित सूक्ष्म अंग का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची है। निरामय का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको बताना है। तो निरामय का पर्यायवाची होगा स्वास्थ्य। कौन सा? स्वास्थ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त को? तो ये मिला था मंगला प्रसाद अवार्ड। कौन सा? मंगला प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए? तो ये प्राप्त हुआ था सक्सेरिया पुरस्कार। कौन सा? सक्सेरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जौहर के लेखक कौन है। तो कौन है जौहर के लेखक? तो इसके लेखक है श्याम नारायण पांडे। कौन से हैं? श्याम नारायण पांडे।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कोटच की रचनाकार कौन है। तो कौन है कोटच की रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। तो अब आप बताएं कि आपने इसमें कितने प्रश्न सही किए हैं और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।